अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेंक्रियाज को। और पेंक्रियाज के हम मेनली आज के इस लेक्चर में एंडोक्राइन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर में पेंक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं वो भी हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो इस लेक्चर को आपने सुनना है तवज्जो के साथ क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के जवाब वही सही से दे सकेंगे जिन्होंने इस लेक्चर को तवज्जो के साथ सुना होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पेंक्रियाज की बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। द पेंक्रियाज इज लोकेटेड एडजेसेंट टू स्टमक। इट परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। पेंक्रियाज जो है ना, अगर मैं यहाँ अगर स्टमक बनाऊँ ना, ये देखिए ये मैंने बना दिया स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है ना, ड्यूडेनम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, तो यहाँ पेंक्रियाज पड़ा होता है। ये पेंक्रियाज वाला पार्ट यहाँ मौजूद है। ये पेंक्रियाज जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ना मैंने, ये पेंक्रियाज है। अब तो हमने कहा कि द पेंक्रियाज इज लोकेटेड एडजेसेंट टू स्टमक के बराबर में है। इट परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। इसके ये जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन प्रोड्यूस करता है। एंडोक्राइन जो पार्ट है, गौर से सुनिएगा, एंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है, सॉरी एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो होता है वो एंजाइम रिलीज करता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं, लाइपेस, अमाइलेस, ट्रिप्सिनोजेन, ये जो एंजाइम होते हैं ये सारे के सारे जो है वो इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट रिलीज करता है। जबकि यहाँ इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो इसका पेंक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट है। तो आइए हम इसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। एंडोक्राइन सेल मेकअप ओनली 2% of the weight of the pancreas. Rest of the organ is exocrine tissue. एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है जो कि हार्मोन रिलीज करेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। ये जो पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसका 98% हिस्सा वजन के लिहाज से जो है 98% वाला पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन है। सिर्फ इसका 2% हिस्सा जो है 2% ऑफ द वेट, 2% जो इसका सिर्फ वेट है वो सिर्फ एंडोक्राइन है। रेस्ट ऑफ द ऑर्गन इज एक्सोक्राइन टिश्यू, बाकी 98% जो है वो एक्सोक्राइन है। इन 1869 अ जर्मन मेडिकल स्टूडेंट नेम पॉल लैंगरहैन डिस्क्राइब सम अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेंक्रियास। दिस क्लस्टर came to be called islets of Langerhans। 1869 में जर्मनी के एक मेडिकल स्टूडेंट थे जिसका नाम था पॉल लैंगरहैन। उसने ये सबसे पहले मालूम किया था सम अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल। पेंक्रियाज को उसने एग्जामिन किया और उसने देखा कि सेल के जो ना, क्लस्टर का मतलब गुच्छा, सेल के जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल के अलग अलग जगह पे गुच्छे नजर आते हैं स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेंक्रियाज। पूरे पेंक्रियाज में जो है वो अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे पॉइंट्स पर जो वो सेल के गुच्छे थे, अनयूजुअल थे। दिस क्लस्टर केम टू बी कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स उस मेडिकल स्टूडेंट ने जो हाईलाइट किए थे उसी के नाम पर रख दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वही एंडोक्राइन वाला पार्ट है पेंक्रियाज का। देखते हैं इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के 2 टाइप्स हैं सेल की, एक अल्फा सेल और दूसरी क्या है, बीटा है। याद रखिएगा इंशाल्लाह आप एमबीबीएस में जब पहुंचेंगे तो इसकी मजीद टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारे कोर्स में अल्फा और बीटा का जिक्र है तो हम इसी पर फोकस रहेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा सेल सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन ग्लूकागोन। अल्फा सेल जो है एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज, याद रखिएगा हार्मोन की क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। तो अल्फा सेल जो है वो पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। अब ये ग्लूकागोन का रोल क्या है, रोल ऑफ ग्लूकागोन। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स, जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कब आफ्टर अ पर्सन स्किप ब्रेकफास्ट, जब सुबह सुबह हम नाश्ता ना करें तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा ना, ग्लूकागोन रिलीज हो जाएगा। इट एक्टिवेट्स अ लीवर एंजाइम दैट ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन रिलीजिंग ग्लूकोज इनटू द ब्लड। वो क्या करता है, लीवर को एक्टिवेट करता है और ये क्या करता है, वो एंजाइम रिलीज करता है और उस एंजाइम का काम होता है ग्लाइकोजन को क्या करना, ब्रेक डाउन करना, रिलीजिंग ग्लूकोज इनटू ब्लड। और ये ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन हो जाता है जिसके नतीजे में क्या होता है, ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड में रिलीज हो जाता है, यानी ग्लूकोज को मेंटेन करता है। इट ऑल्सो प्रोमोट लिपिड ब्रेकडाउन रिलीजिंग फैटी
सेल्स फैटी एसिड्स दैट आर मेटाबोलाइज फॉर एनर्जी। और ये क्या करता है, लिपिड को भी जो है ना, हमारे फैट वाला जो हिस्सा होता है, लिपिड वाले पार्ट को भी ब्रेक डाउन करता है, रिलीजिंग फैटी एसिड। और लिपिड जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या रिलीज होगा, फैटी एसिड रिलीज होगा, दैट आर मेटाबोलाइज फॉर एनर्जी। और वो फिर लिपिड जो है वो एनर्जी में क्या होगा, यूटिलाइज होगा। फिर हम बात करते हैं बीटा सेल की बात करेंगे। बीटा सेल्स सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन। बीटा सेल जो है वो ये भी पेप्टाइड हार्मोन ही है और ये इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। इंसुलिन का क्या है, व्हेन ब्लड ग्लूकोज राइजेस, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। कब बढ़ता है नॉर्मली, फॉर एग्जांपल आफ्टर मील, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के फौरन बाद डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ जाता है, इंसुलिन इज रिलीज, इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन कॉजेज मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी टू टेक अप ग्लूकोज एंड आइदर मेटाबोलाइज इट फॉर एनर्जी। इंसुलिन क्या करता है, ज़्यादातर हमारे जो सेल होते हैं उन सेल के अंदर ग्लूकोज को क्या कर देता है, शामिल कर देता है, या उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर लेता है ताकि वो क्या हो, एनर्जी के तौर पर उसको कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट इट टू फैट और ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। और अगर आपने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, देखो सबसे पहले क्या करेगा कि भाई वो कुछ ग्लूकोज को एनर्जी में इस्तेमाल कर लिया, कुछ ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल दिया। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो तो क्या करेगा, बकिया जो ग्लूकोज होगा उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और वो उसको स्टोर कर लेगा। कहते हैं ना मीठा खाने से इंसान मोटा होता है, इसीलिए होता है। अब जो वो इंसुलिन, अब नोट करके यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू वाले जो भी पॉइंट्स होते हैं वो नोट करके लिख देते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर एंटागोनिस्ट हार्मोन दैट रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये दोनों क्या है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हार्मोन वो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, दूसरा ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है। इस तरह ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में ये दोनों मिलकर मेंटेन रखते हैं। Defect in insulin production, release or reception by target cell result in diabetes mellitus। अगर इंसुलिन सही तरीके से रिलीज ना हो, प्रोड्यूस ना हो, या टारगेट सेल जो है उसको सही से रिसीव ना करें तो एक डिजीज हो जाती है, उसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। आइए हम डायबिटीज मेलाइटस का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस इट इज अ कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई एंड फ्लक्चुएट वाइडली विथ शुगर इंटेक्स। हमने यहाँ कहा कि ये वो कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाई रहता है और फ्लक्चुएट करता है वाइडली विद शुगर इंटेक। जैसे ही मीठी चीज़ खाएंगे तो ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अब मसला है क्या, पैथोजेनेसिस का मतलब है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों ग्लूकोज का लेवल हाई है। The lack of functional insulin in diabetes causes the body to depend much more on fat। अब देखो भाई इंसुलिन जब भी काम सही से नहीं करेगा ना, देखो या तो इंसुलिन सही से प्रोड्यूस ना हो, या सही से रिलीज ना हो, या टारगेट सेल के जो रिसेप्टर है वो इंसुलिन को रेस्पॉन्स ना करे, तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ही हाई रह जाएगा, सेल के अंदर जाएगी नहीं। तो उस वक्त होता क्या, द लेक ऑफ फंक्शनल इंसुलिन इन डायबिटीज। अब इंसुलिन सही तरीके से अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही, सही से काम नहीं कर रही, कॉजेज द बॉडी डिपेंड मच मोर ऑन फैट। वो फैट के ऊपर क्या करती है, बॉडी डिपेंड करती है एज एन एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स के तौर पे वो फैट को यूज करती है, लीडिंग टू हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल। जिसके नतीजे में क्या होगा, फैट टूटता है, फैट टूटने के नतीजे में क्या होता है, हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो है उसका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी क्या हो जाएगा, ब्लड में हाई हो जाएगा। सीवियर डायबिटीज कॉजेज फैट डिपॉजिट्स इन ब्लड वेसल्स। और ये अगर फैटी लिपिड्स का लेवल जो है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, कॉजेज फैट डिपॉजिट इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये ब्लड वेसल्स है ना, गौर से सुनो, ये ब्लड वेसल था, ब्लड वेसल का ये ल्यूमन था ना, ये मैंने ब्लड वेसल बनाई, अंदर से यहाँ ब्लड है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, चिकनाहट वाली चीज़ें क्या होंगी, ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। चिकनाहट वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होना शुरू जाती हैं, डिपॉजिट होना शुरू जाती है। तो हमने कहा कि सीवियर डायबिटीज कॉजेज फैट डिपॉजिट इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू जाती है, रिजल्टिंग इन हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फैट डिपॉजिट अगर यहाँ होना शुरू हो जाएगा, इसका ल्यूमन छोटा होगा, ल्यूमन छोटा होगा तो ब्लड को यहाँ से गुजरना होगा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसकी जो वॉल होगी उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो दिल की बीमारियाँ होंगी, ब्लड प्रेशर वगैरह होना शुरू जाता है फैट डिपॉजिट होने की वजह से। Fat deposition in small vessels can also cause damage the retina of the eye, leading to blindness, and the kidney, leading to kidney failure। अब देखो फैट डिपोजिशन स्मॉल वेसल्स थी ना, उसमें होना शुरू जाएगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो ऑर्गन को सही से नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, कैन कॉज डैमेज करेगा। अब इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, द रेटिना ऑफ द आई।
रेटिना ऑफ द आई जो है, आंखों को ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल है, अगर उसमें फैट डिपॉजिट हो जाए जिसकी वजह से खून ब्लड जो है वो वहाँ सही तरीके से नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, डैमेज द रेटिना ऑफ द आई, आई जो है उसके रेटिना को डैमेज करेगा, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से इंसान सही से नहीं देख सकेगा। एंड द किडनी, और अगर किडनी को ब्लड वेसल नहीं सही से सप्लाई कर सकेगी तो लीडिंग टू किडनी फेलियर, और किडनी फेलियर में चला जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की हम बात करेंगे, कॉज की हम बात करेंगे। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वैसे तो हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़कर आते हैं, ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या है, इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब होगा क्या, द इम्यून सिस्टम अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय इट्स ओन बीटा सेल। बीटा सेल जिसका काम इंसुलिन प्रोड्यूस करना था ना, उसको इम्यून सिस्टम उस सेल को मारना शुरू कर देता है। सो दैट लिटल और नो इंसुलिन इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से इंसुलिन या तो बिल्कुल कम प्रोड्यूस हो रही है या बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस हो रही। यूजुअली कॉज बाय बॉडी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट बीटा सेल इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नॉर्मली क्या होता है कि खून के अंदर जो है वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनना शुरू जाती हैं, और वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज जो है वो बीटा सेल को क्या कर देती हैं, टारगेट करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब मसला सारा इंसुलिन का था, इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट क्या है, इट इज़ ट्रीटेड बाय यूजिंग इंसुलिन इंजेक्शन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। इसको कैसे इलाज करते हैं, इट इज़ ट्रीटेड बाय यूजिंग इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाकर शुगर के लेवल को उसको मेंटेन किया जाता है। दूसरी टाइप से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। याद रखिएगा, टाइप 1 जो है वो यंग एज में होती है, बचपन से हो सकती है। टाइप 2 जो है ये आफ्टर द एज ऑफ, उमूमन जो है वो आफ्टर द एज ऑफ 30-40 तक जाती है। 40 ईयर्स के बाद जो है ये टाइप 2 होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद जेनेटिक हिस्ट्री। इसमें क्या होती है, जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री होती है। ओबेसिटी, मोटापा, स्ट्रेस, टेंशन होता है, इस वजह से भी होती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर इंसान एक्सरसाइज ना करे, और ओल्ड एज में ये ज़्यादातर होती है। मैकेनिज्म क्या है, इन टाइप 2 इंसुलिन इज प्रोड्यूस बट द बॉडी सेल टारगेट सेल डू नॉट रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन। टाइप 2 इंसुलिन के अंदर क्या होता है कि बॉडी टारगेट सेल, देखो इंसुलिन तो बन रही है लेकिन बॉडी के जो टारगेट सेल हैं वो क्या करते हैं, डू नॉट रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन, इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करते। टारगेट सेल के जो रिसेप्टर होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, इट कैन बी कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। हमने कहा इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, मीठी चीज़ों का कम इस्तेमाल करके इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहे, तो इसलिए डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना ज़रूरी है। और याद रखिएगा 90% जो लोगों को जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 ही होती है, टाइप 1 जो है वो बहुत कम लोगों को होती है। आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स की हम बात करेंगे। एंडोक्राइन सेल मेक अप ओनली 10% ऑफ द वेट ऑफ द पेंक्रियास। एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है वो पेंक्रियास का कितना % वेट बनाता है वो बताना है। अल्फा सेल सिक्रीट डैश हार्मोन, बीटा सेल सिक्रीट डैश हार्मोन, दोनों का बताने हैं। बोथ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन आर डैश हार्मोन। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन कौन से हार्मोन है, ये इस पर आप यहाँ फिट करना है, क्या आ सकता है। डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन, रिलीज और रिसेप्शन बाई टारगेट सेल रिजल्ट इन। मैं इंसुलिन सही से प्रोड्यूस ना हो या रिलीज ना हो या टारगेट सेल सही से रिस्पॉन्ड ना करे तो जो डिजीज़ होती है उसका नाम बताना है। डायबिटीज़ टाइप डैश इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डायबिटीज़ की वो कौन सी टाइप है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से ताल्लुक़ रखती है। डायबिटीज़ टाइप 2, मैंने आंसर दे दिया, इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक हिस्ट्री। डायबिटीज़ की वो कौन सी टाइप है जो जेनेटिक हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।